नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का bankersadar.com के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं संतोष कुमार आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं इस फाउंडेशन इंग्लिश के सेशन में। बिल्कुल 10 बजे से ये पर्टिकुलर क्लास आपकी होती है। याद रखिएगा, डेली 10 बजे आपकी इंग्लिश फाउंडेशन की एक क्लास होती है, जहां पे हम लोग एक एक करके चैप्टर जो वो कंप्लीट कर रहे हैं। नाउन्स कंप्लीट किया हम लोगों ने, प्रोनाउंस कंप्लीट किया, वर्ब कंप्लीट किया, टाइम एंड टेंस कंप्लीट किया, और आज है एडजेक्टिव की बारी। कल हम लोगों ने एडजेक्टिव का एक बेसिक जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम लोगों ने कल सेशन किया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने रूल्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा आते हैं, उन सारे रूल्स को आज हम लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। जल्दी से फटाफट एक काम करिएगा, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं सेशन को, एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट लिंक को। ठीक है, तुरंत शेयर कर दीजिए जहां जहां भी आप ग्रुप्स में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, टेलीग्राम में हैं, आप इंस्टा पे होंगे, फेसबुक पे होंगे। फेसबुक पे तो आज बनता ही बनता है यार। ठीक है, तो एक बार जल्दी से फटाफट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल, वो सारे बच्चे जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ठीक है, सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इसको कैसे हम लोग भूल सकते हैं, वोकैब सही करने के लिए जो है रोज सुबह 8 बजे का ये सेशन लेकर के मैं आता हूं। एडिटोरियल के ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें बहुत सारी इडियम्स और फ्रेजेस भी हैं, फ्रेजल वर्ब भी हैं, और लगभग 30 वर्ड के आसपास हम यहाँ पे वर्ड डिस्कशन करते हैं रोज सुबह 8 बजे। जिन्होंने देख लिया है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं देखा है वो काइंडली एक बार जरूर देखें। इस पर्टिकुलर सेशन को नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लें और उसको कम से कम 3 बार जो है वो एक दिन में रिवाइज करें। ऑलराइट, चलिए, और इससे पहले कि मैं कुछ और बताऊं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके विशेष के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने मुझे विश कर दिया है, फेसबुक पे विश आए, टेलीग्राम ग्रुप्स में विश आए हैं, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से प्यार बरसाते रहना, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना यार। बिल्कुल एकदम आप लोगों का सपोर्ट प्यार इस तरह से मिलता रहा ना, आसमान, द स्काई इज द लिमिट, तब बिल्कुल स्काई इज द लिमिट हो जाएगी, आसमान भी हम लोग छू लेंगे। और वैसे भी याद रखिए, आज से जो है वो नया बैच भी हम लोगों का शुरू हो रहा है, उड़ान बैच। तो उसके बारे में कैसे भूल सकते हैं, उसके बारे में बोलना बहुत जरूरी है। लास्ट डे है, बस जल्दी से 2 मिनट बता देता हूं, कुछ बच्चों को हो सकता है याद ना हो। लास्ट डे है आज, 23 अप्रैल से हम लोग ये बैच शुरू कर रहे हैं। याद रखिएगा, एक बार बैच ज्वाइन करिए। आज 12 बजे से आपका ये बैच, याद रखिएगा 12 टू 2 PM 2 घंटे का आज का सेशन होने वाला है। और देखिएगा, लास्ट डे है 23 अप्रैल, और 23 अप्रैल 12 बजे तक ही ये लिंक जो है वो एक्टिव रहेगा। उसके बाद इस बैच में एडमिशंस बंद कर दिए जाएंगे। मैं आपको 12 बता रहा हूं, फिर ये मत बोलना कि सर लेट हो गए, हम लेने चाह रहे हैं लेकिन एडमिशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐप के थ्रू जल्दी से ऐप डाउनलोड करिए, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करिए, या फिर आप वेब पे भी जा सकते हैं, जाइए। और अगर आप ऐप के थ्रू पे इंस्टॉल कर, ऐप के थ्रू से अगर आप बैच ज्वाइन कर रहे हैं Y194 कोड अप्लाई करके, तो 518 रुपीज में ही आप इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, आज दोपहर 12 बजे तक ही ये सेशन जो लिंक जो एक्टिव है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, 12 बजे से मेरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। बस पहली क्लास में आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे बैच में आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, बेसिक और फाउंडेशन हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे। जानबूझ के मैं थोड़ा सा आज ज्यादा बातें कर रहा हूं इसके बारे में, क्योंकि आखिरी दिन है। इसके बाद जो दूसरे बैच शुरू होगी उड़ान, जो मैं हम लोग नेक्स्ट फिर से दूसरा जो फाउंडेशन का बैच में शुरू करूंगा, उसको आने में अभी लेट है, कम से कम उसको आने में भी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स तो बाकी है। तो याद रखिएगा, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, बिल्कुल लेट मत करिए। वो सारे बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तुरंत ऐप के थ्रू से ज्वाइन करिए। 518 रुपीज में ही आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार ज्वाइन तो करो यार, भरोसा दे करके। ठीक है, चलो, टेस्ट सीरीज भी आपके लिए है। याद रखिए, ये टेस्ट सीरीज, जो लोग टेस्ट क्वेश्चंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, वो भी Y194 ऐप के थ्रू से अगर अवेल करेंगे तो 35% का उन्हें टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। मिनिमल प्राइस में आप इन टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। लेकिन उड़ान बैच के लिए आज लास्ट डेट है, दोपहर 12 बजे तक। याद रखिए, जिनको लेना एडमिशन तुरंत ले लेना, ये बैच खत्म, ये सेशन खत्म होने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो एडजेक्टिव हम लोग पढ़ रहे थे ना, और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तो जाहिर सी बात है आज मैंने इंटरेस्टिंग के ऊपर ही क्वेश्चन बना दिया है। इन विच सेंटेंस इंटरेस्टिंग इज एन एडजेक्टिव। आपको बताना है कि दोनों सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हुए हैं, इन दोनों सेंटेंस में मैंने 2 बार आपका 2 अलग अलग जो है सेंटेंस है, और दोनों में इंटरेस्टिंग वर्ड लिखा हुआ है। आपको बताना है कि इन दोनों सेंटेंसेस में से इंटरेस्टिंग जो वर्ड है वो किस सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है, मुझे आपको ये बताना है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से मुझे बताएं। कल मैंने आप लोगों को बहुत कुछ समझाया था एडजेक्टिव के बारे में, तो मुझे उसी तरीके से बताओ कि कहां पे एडजेक्टिव है। ठीक है, कौन सा एडजेक्टिव, मुझे एक बार जल्दी से बताएं। ठीक है, बताओ कौन सा एडजेक्टिव है। विच इंटरेस्टिंग इज एन एडजेक्टिव। सर नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2।
ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सब नंबर टू नंबर टू नंबर टू कह रहे हैं, सब नंबर टू कह रहे हैं। बस यही तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है यार। इतना तो पता चल गया कि ये इंटरेस्टिंग किसके बारे में बता रहा है, थिंग के बारे में। और ये थिंग आपका क्या है? ये थिंग आपका नाउन है। तो नो डाउट ये वाला जो वर्ड हो गया ये आपका एडजेक्टिव हो गया। बिल्कुल क्लियर, 2 नंबर में एडजेक्टिव है। और आपके हिसाब से ये वाला जो वर्ड है वो एडजेक्टिव नहीं हो। लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, भले वो उसके आगे लगा हुआ हो नाउन के, भले उस नाउन के पीछे लगा हुआ हो, भले ही उसके आसपास कोई नाउन ना हो, लेकिन वो मॉडिफाई जरूर कर रहा हो किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के, तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। जाहिर सी बात है यहां भी हम बोलेंगे व्हेन आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस आई फाउंड समथिंग। ठीक है, मैंने कुछ पाया। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरा मैंने बोला मैंने कुछ पाया। अब ये जो इंटरेस्टिंग वर्ड है ये किसके बारे में और जानकारी मुझे दे रहा है कि जो भी समथिंग मैंने पाया वो कैसा था, कैसा था, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है ना। इसका मतलब ये जो इंटरेस्टिंग वर्ड है वो किसके बारे में बता रहा है? इस समथिंग के बारे में बता रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। हां, अंतर ये है कि ये जो एडजेक्टिव है ये हमारा होगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा होगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके बाद नाउन है, तो जाहिर सी बात है जिस एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा एट्रीब्यूटिव हो जाएगा। और जिस एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद इस्तेमाल होता है, सिंगल वर्ड वाले नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं, उन एडजेक्टिव्स को हम लोग बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव उन्हें बोलते हैं। कुछ नई चीज पता चली ना, कुछ नई चीज पता चली। तो भाई नई चीज पता चल रही है तो भाई आज कैसे हो सकता है कि मेरा बर्थडे और आपको नई चीज मैं कुछ ना बताऊं? तो देखो ये समझ में आ गया है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ इस तरह से बोलते हैं जैसे कि समथिंग इंटरेस्टिंग, है ना, कुछ इस तरीके से मैंने बोला समथिंग इंटरेस्टिंग। तो ये जो समथिंग है इंटरेस्टिंग के बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग यहां पे क्या हो गया? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने एडजेक्टिव के रूल्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव के जो रूल शुरू होते हैं जो आपके बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डिग्री। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके डिग्री से ही आते हैं, इसलिए डिग्री को अच्छी तरीके से समझना है। मैं लिखते जा रहा हूं, मैं बहुत कुछ आपको समझा रहा हूं थियोरेटिकली, उसके बाद रूल शुरू होंगे, तो पहले डिग्री को समझ लें। डिग्री जो है वो याद रखिएगा 3 तरीके की डिग्री होती है। वैसे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते क्या है? जब भी आप किसी एडजेक्टिव के इंटेंसिटी को कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, जब भी किसी एक एडजेक्टिव के डिग्री को, एक एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को जो है आप कंपेयर करते हैं, तो एडजेक्टिव्स के अंदर कंपैरिजन करने के लिए हम लोगों को डिग्री वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वो एक अच्छा लड़का है, मुझे बताना है कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा लड़का है। क्या शाम से भी अच्छा लड़का है? क्या उससे भी ज्यादा अच्छा लड़का है? फिर सबसे ज्यादा अच्छा लड़का है। इसका मतलब इस अच्छा जो वर्ड है, जो एडजेक्टिव है, इसके इंटेंसिटी में मुझे और मॉडिफाई करना है, और मॉडिफिकेशन करना है। तो एडजेक्टिव के इंटेंसिटी को और मॉडिफाई करने के लिए डिग्री वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कितने प्रकार के डिग्री हैं? 3 प्रकार के डिग्री। मतलब कोई भी एडजेक्टिव इन्हीं 3 डिग्रीज के अंदर एक स्टेटस में होता है। कोई भी एडजेक्टिव आप ले लो, वो या तो पहले वाले डिग्री में होगा, या दूसरे, या तो तीसरे, मतलब इन्हीं 3 टाइप्स में होगा। पहला वाला क्या होता है? पहला वाला आपका होता है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, दूसरा वाला आपका क्या होता है? दूसरा वाला होता है, एज ऑल ऑफ यू नो, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और तीसरा वाला होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पहला क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो इनके स्ट्रक्चर से ही आता है। तो सबसे पहले उनका स्ट्रक्चर सीखते हैं। ठीक है, कि पॉजिटिव डिग्री है क्या, कंपैरेटिव डिग्री है क्या, सुपरलेटिव डिग्री है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए सबसे पहले यह चीज हमें जानने की जरूरत है। ठीक है, जनरली बुक्स में लिखा हुआ रहेगा कि पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है नो कंपैरिजन, जहां पे कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर कंपैरिजन नहीं है तो फिर डिग्री वर्ड का इस्तेमाल होता ही नहीं, डिग्री वर्ड की उत्पत्ति होती ही नहीं, डिग्री वर्ड कभी ओरिजिनेट नहीं हो पाता। कंपैरिजन होता है एडजेक्टिव्स में, तभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं या तो पॉजिटिव डिग्री, या तो कंपैरेटिव, या तो सुपरलेटिव। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? नो कंपैरिजन नहीं होता। पॉजिटिव का मतलब होता है इक्वल कंपैरिजन। लिखते चले जाना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, जब मैं पूरा लिख दूंगा, जब मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट ले लेना, तब ले लेना। ठीक है, अभी समझते जाओ। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है इक्वल कंपैरिजन। जितना आप उतना मैं, जितना ये चीज उतनी ये चीज, जितनी एक आर्टिकल उतनी एक आर्टिकल, मतलब दोनों के एडजेक्टिव्स में बिल्कुल समानता है, इक्वल कंपैरिजन है, जितना ये उतना ये, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होगा एज, फिर होगा एडजेक्टिव, फिर होगा एज।
ठीक है। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पहला एज हटा हुआ रहेगा या फिर लास्ट वाला एज हटा हुआ रहेगा। जैसे मैंने बोला, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आता है वो कैसे आएगा? लिखा हुआ रहेगा राम इज एज स्ट्रॉन्ग श्याम, गलत है। राम इज स्ट्रॉन्ग एज श्याम, ये भी गलत है। राम इज स्ट्रॉन्ग श्याम, ये भी गलत है। मतलब आपको समझ लेना पड़ेगा कि जो भी आपका स्ट्रक्चर है दोनों एज रहने चाहिए दो तरफ, और बीच में एक आपका एडजेक्टिव रहना चाहिए। सिर्फ यही तरीका ही सही हो सकता है, अदरवाइज और कुछ नहीं। ठीक है, सो राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम, सिर्फ यही सही है। दोनों तरफ एज होंगे, उसके बाद आपका बीच में एडजेक्टिव होगा। जैसे ये राजा जो है बहुत दयालु है, सो दिस किंग इज, ये राजा जो है वो हम क्या बोल सकते हैं, हरिश्चंद्र जैसे बहुत दयालु है। सो दिस किंग इज एज काइंड एज, क्या बोलना पड़ेगा? एज काइंड एज। हम नहीं बोल सकते दिस किंग इज काइंड एज हरिश्चंद्र, नहीं, दिस किंग इज एज काइंड एज, क्योंकि हमको इक्वल बनना है ना, जितने वो काइंड है इतने ये भी काइंड है। समझ में आ रही मेरी बात? तो पॉजिटिव डिग्री का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? हमेशा एज दोनों तरफ रहेगा और बीच में आपका एडजेक्टिव रहेगा। क्लियर? दूसरा, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? जाहिर सी बात है, कंपैरेटिव डिग्री में कोई ऊंचा नीचा होगा, कोई एक बड़ा होगा तो दूसरा उससे नीचा होगा, कोई एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। तो कंपैरेटिव डिग्री में अनइक्वल कंपैरिजन होता है। पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? अनइक्वल कंपैरिजन होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? अनइक्वल कंपैरिजन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है ध्यान में? तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, मोर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, या फिर ईआर लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद आपका एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है, प्लस उसके साथ देन रहेगा, प्लस उसके साथ एनी अदर रहेगा। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे क्या लिखेंगे? हमने लिखा राम इज मोर पावरफुल, मोर का स्ट्रॉन्ग हो गया, या फिर स्ट्रॉन्गर देन, या तो लिखो श्याम, ठीक है, और एनी अदर बॉय ऑफ द क्लास। आपको यह लिखना है। समझ में आ रही बात? मतलब अगर दोनों दिए हुए हैं, जिन दोनों में हम कंपैरिजन करने वाले हैं, अगर वो नाम है तब आप आराम से लिख दो राम एंड श्याम। लेकिन अगर बाय चांस मान लेते कि किससे कंपैरिजन हो रहा है वो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बस तब आप क्या करोगे? तब आपको एनी अदर फॉर्मेट अपनाना पड़ेगा। राम इज मोर पावरफुल या फिर स्ट्रॉन्गर, अगर ऐसा वर्ड है जिसका मोर से बनेगा तो मोर बना देना, जिसका ईआर से कंपैरेटिव बनेगा उसका ईआर बना देना। सो राम इज मोर पावरफुल या राम इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉय ऑफ द क्लास हो जाएगा। अब आपके एग्जाम में कैसे आएंगे सेंटेंसेस? जैसे बोल रहा हूं ना, बिल्कुल वैसे ही आते हैं, एकदम वैसे ही आते हैं। अगर आप रिकॉर्ड कर सको मेरे बात को तो रिकॉर्ड भी कर लेना, कोई इशू नहीं है। वैसे रिकॉर्डेड तो रहेगा ही, है ना, वीडियो है तो रिकॉर्डेड तो, क्या बात कर रहा हूं मैं। देखो कैसे आएगा एग्जाम्पल, लिखा हुआ रहेगा राम इज स्ट्रॉन्गर देन एनी बॉय ऑफ द क्लास, अदर छूट गया, गलत। राम इज स्ट्रॉन्गर देन अदर बॉयज ऑफ द क्लास, गलत। राम इज स्ट्रॉन्गर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ द क्लास, गलत। राम इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉयज ऑफ द क्लास, बॉयज प्लूरल बना दिया नाउन, तो भी गलत। राम इज मोर पावरफुल देन मोस्ट या फिर ऑल अदर बॉयज ऑफ द क्लास, ये भी गलत। अगर कंपैरिजन है, अगर यहां मोर या फिर ईआर लगा हुआ है तो आपके लिए एक देन रहना मैंडेटरी है और एनी अदर ही होना चाहिए। इन दोनों में से एक भी वर्ड अगर गायब है तो फिर वो गलत। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? ये आपको रूल समझ में आया? पॉजिटिव में क्या होगा? दोनों तरफ एज और बीच में एडजेक्टिव, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन आएगा और उसके बाद एनी अदर आएगा। अगर देन नहीं है तो भी गलत, एनी अदर में से एक भी वर्ड अगर छूट गया तो भी गलत, ठीक है। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तीसरा हम आते हैं, वो है आपका सुपरलेटिव। तो नाम से ही समझ में आता है कि ये क्या, ये सुपर से भी ऊपर है। मतलब कि पहला तो आ गया इक्वल कंपैरिजन, दूसरा आ गया अनइक्वल कंपैरिजन, सुपरलेटिव में आ गया टॉप कंपैरिजन, है ना। मतलब कि अब इससे आगे आपका कंपैरिजन कुछ है ही नहीं, मतलब अब इसमें कंपैरिजन जो आप कर नहीं सकते, सुपरलेटिव में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर होगी ये बात? जैसे इसका लिखने का तरीका क्या है, आप या तो द लिखो, उसके या तो नहीं द लिखो, फिर मोस्ट लिखो, फिर उसके बाद ईएसटी, यहां जगह नहीं होगा, यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। सुपरलेटिव का मैं लिख देता हूं द, फिर उसके बाद मोस्ट या फिर ईएसटी, उसके बाद एडजेक्टिव।
ये हो गया आपको स्ट्रक्चर किसका हो गया, ये आपको स्ट्रक्चर हो गया सुपरलेटिव का। जैसे कि अगर मैं इसी सेंटेंस को सुपरलेटिव में बनाऊं तो क्या हो जाएगा, राम इज द लगाना पड़ेगा, फिर स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, राम इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, तो ये देखो क्या आ गया, द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये आ गया आपका ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, देन और एनी अदर आ गया कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर, और एज स्ट्रॉन्ग एज ये आ गया आपका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान में रख करके चलना, मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, स्ट्रक्चर हमेशा आपको ध्यान में रख के चलना है। कहीं भी अगर आपको पॉजिटिव डिग्री का कोई सेंटेंस बनाना है तो एडजेक्टिव को कैसे इस्तेमाल करेंगे, दोनों तरफ एज और बीच में एडजेक्टिव। ठीक है, कहीं पर अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो क्या बोलना पड़ेगा, देन 100 मैंडेटरी है, बिना देन के कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनेगा, याद रखिएगा। एक्सेप्शन है जहां पे टू से बन जाता है, वो अलग बात है, बट बेसिक क्लियर करो, देन के बगैर कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन सकता। ठीक है, अगर दोनों सामान दिया हुआ है या दोनों का नाम दिया हुआ है जिसमें कंपैरिजन हो रहा है, तब तो हम दोनों नाम लिख देंगे, राम इज आपका स्ट्रॉन्गर देन श्याम, या फिर मोहन इज मोर, या फिर सुनीता इज मोर ब्यूटीफुल देन अलीजा, इस तरीके से कुछ लिख दो। लेकिन अगर किसी एक का नाम नहीं है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, अगर ये वर्ड नहीं है वहां पे, तब आप देन एनी अदर वहां पे यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, देन एनी अदर। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक का नाम ले लें, यहां पे मैंने बोला प्राजक्ता। ठीक है, मैंने बोला प्राजक्ता इज मोर इंटेलिजेंट, प्राजक्ता इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द बैच। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गया। और सुपरलेटिव में क्या आ जाएगा, द लिखेंगे और उसके बाद ईएसटी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, द, उसके बाद ईएसटी लिखेंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यहां पे राजपूत इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। समझ में आ रही है, क्लियर हो गया बात। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत आता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। यस सर, एक बार बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस सर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब लोग बोलो कि यस सर, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो गया, अब हम लोग रूल नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, सन्नी शर्मा, क्या हो गया भाई? आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ रहे हैं, और ये रूल नंबर 1 पे आ गए। तो भाई रूल नंबर 1 पे अब आ रहे हैं, तो फट से आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए इस लिंक को। अभी हम लोग कितने देख रहे हैं, 700 के आसपास बच्चे अभी हमें जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आज उम्मीद करते हैं कि आज कम से कम जो 1000 तो आज बच्चे जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जल्दी से फटाफट इस सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। और जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं नए, चैनल को अगर सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल देखो, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला रहा है, बोला जा रहा है कि द प्रोनाउन एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री मस्ट एंड इन सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस आपको मैंने बता दिया था। सब्जेक्टिव केस क्या क्या होता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये होता है आपका सब्जेक्टिव केस। ठीक है, बिल्कुल ऐसे एकदम स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि कोई भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव डिग्री में हो, कोई भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव डिग्री में हो और उसका लास्ट वर्ड अगर प्रोनाउन हो, जैसे पॉजिटिव डिग्री में कैसे जानेंगे, ये देखो एज, फिर यहां पे एडजेक्टिव, फिर यहां पे एज। तो देखो ये आ गया ना आपका पॉजिटिव डिग्री में, पहले आ गया एज, फिर आ गया इंटेलिजेंट, फिर आ गया आपका एज। तो पॉजिटिव डिग्री में तो कोई भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव डिग्री में हो और उसका लास्ट वर्ड कोई प्रोनाउन हो, तो याद रखना वो प्रोनाउन क्या होता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। हिम कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए हिम यहां पे गलत है और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे ही आंसर सही हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, इतना क्लियर हो गया भाई। अभी भी हैप्पी बर्थडे सर बोले जा रहे हैं, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच यार। मतलब सही बताएं, मैं मतलब पहले का वो ज़माना बिल्कुल अलग था कि बर्थडे है तो आज बिल्कुल छुट्टी ले लिए, ठीक है, और आप घर में आराम कर रहे हैं। लेकिन इससे बढ़िया और क्या हो सकता था गिफ्ट, की लॉकडाउन में भी इतने ज़्यादा विशेष आ रहे हैं कि हम अब क्या बताएं। तो जो भी जितने भी बच्चे हैं, बिल्कुल टाइम मिल नहीं रहा है। 8 बजे से वोकैब की क्लास थी, फिर आपकी 10 बजे से ये वाली क्लास हो गई, फिर इसके बाद जैसे खत्म होगा 12 बजे से हम लोग उस उड़ान बैच में जुड़ेंगे आज, और बिल्कुल नए कंप्लीट एकदम नए तरीके से हम लोग शुरू करेंगे आज। ठीक है, नए तरीके से। ठीक है, तो उड़ान बैच में फिर हम लोग जुड़ने वाले हैं 12 बजे। तो 12 से 2 उसकी क्लास है, तो जाहिर सी बात है 2 बजे के बाद ही जितने बच्चों ने मुझे मैसेज किया भाई, उन मैसेज के आंसर मैं जरूर दूंगा, रिप्लाई करूंगा। ठीक है, 2 बजे के बाद। ठीक,
तो पहले वाला रूल क्लियर हो गया, बस याद रखना है। जैसे मैंने आपको यहां पे देखो, मैंने बोल दिया कि शी इज एज स्ट्रॉन्ग एज मी, शी इज एज स्ट्रॉन्ग एज मी। सुनने में बिल्कुल करेक्ट लगता है, लेकिन देखो एज स्ट्रॉन्ग एज पॉजिटिव डिग्री आ गया, लास्ट वर्ड प्रोनाउन है तो मी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आई इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और जब आप आई लिखोगे ना, शी इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, लगेगा अरे क्या अब गलत हो गया, है ना। और देखना बहुत जगह आपका लिखा गया होगा शी इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम, तो याद रखना आई एम अगर कहीं पे लिखा गया है तो आई एम इज रॉन्ग, ओनली आई इज करेक्ट। और ये आपके एसएससी में बहुत ज्यादा आता है, आई एम अगर लिखा हुआ है तो ये गलत, याद रखिएगा, ओनली आई यही आपका सही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल यह आ गया आपके सामने, नेक्स्ट रूल। मैं इसी के बारे में आपको बता रहा था, नेक्स्ट रूल तब से कि इस पॉजिटिव डिग्री का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए मैं ये रूल बोल रहा हूं क्योंकि ये रूल आपके बैंकिंग में बड़े बड़े एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा आता है, बैंकिंग एरर्स में। ठीक है, बैंकिंग में एरर करेक्शन सुना बहुत ज्यादा आता है, ये वाला पर्टिकुलर रूल जहां पे बहुत बड़ा सेंटेंस दे दिया जाता है, लेकिन उसमें ये वाला फॉर्मूला जो है एज और उसके बाद एडजेक्टिव लिखा हुआ रहेगा और उसके बाद एज रहेगा, ये वाला फॉर्मेट जो है वो पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इन एंशिएंट डेज there were many universities, there were many higher education universities in India, but none of them was famous as those which are present in US। तो देखो क्या मैंने बोला, but none of them, ठीक है, are famous, ठीक है, सॉरी, बट नन ऑफ देम आर फेमस एज, लेकिन यहां पे होना क्या चाहिए, बट नन ऑफ देम आर एज फेमस एज, क्या बोलेंगे हम, एज फेमस एज बोलना चाहिए। लेकिन सेंटेंसेस इतने बड़े रहते हैं ना कि इस पर्टिकुलर रूल तक हमारा ध्यान जाता ही नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर आप ये वाला फॉर्मेट कहीं भी पाते हो, एडजेक्टिव और एज, या फिर एज और एडजेक्टिव, ये वाला कहीं भी अगर आप फॉर्मेट पाते हो तो याद रखना ये दोनों ही गलत है, क्योंकि यहां पे एक एक्स्ट्रा एज आएगा और उसके बाद आपका यहां पे भी एक एक्स्ट्रा एज आ जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे द प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्ट एज माई पेरेंट्स, गलत हो गया ना, जो प्रिंसिपल है वो मेरे पेरेंट्स की तरह जो है काफी स्ट्रिक्ट है, सो द प्रिंसिपल इज एज स्ट्रिक्ट, यहां पे एज सही हो जाएगा, तो प्रिंसिपल इज एज स्ट्रिक्ट एज माई पेरेंट्स, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस। ये बहुत आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रूल नंबर 2 क्लियर हो गया, आगे बढ़े रूल नंबर 3 की तरफ। ये रहा रूल नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले नंबर पे अगर डिग्री में हम बोलें कि सर एक बात बताइए, डिग्री पे सबसे पहले नंबर पे कौन से एरर्स आ सकते हैं सबसे पहले नंबर पे, तो सबसे पहले नंबर पे ये वाला एरर आता है बैंकिंग में। सबसे पहले नंबर पे डिग्री में क्या लिखा हुआ है, कंपैरिजन मस्ट बी डन इन इक्वल ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं बोलूं कि योर शर्ट, आप खुद देखो ये वाले रूल पे कितने हम लोगों ने एरर करेक्शन किए हैं बैंकिंग में, एसबीआई में, आईबीपीएस, पीए में, कितने हम लोगों ने एरर करेक्शन किए हैं। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, योर शर्ट इज बेटर देन आई, ठीक है, योर शर्ट इज बेटर देन आई, ठीक है, या योर शर्ट इज बेटर देन मी, तो पहले मी तो होगा नहीं, आई ही होगा। सो योर शर्ट इज बेटर देन आई, क्या ये सही होगा? क्या आपके शर्ट की तुलना मैं अपने से कर सकता हूं? क्या आपके शर्ट की तुलना क्या हम बोल सकते हैं, खुद से हम बोल सकते हैं? ठीक है, नहीं बोल सकते ना, तो जाहिर सी बात है हमें क्या ये इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि यहां पे कंपैरिजन किस में हो रहा है, योर शर्ट में और आई में, तो ये तो गलत है ना। तुम्हारे शर्ट की तुलना मैं खुद से कैसे करूंगा, आपके शर्ट की तुलना मेरे शर्ट से होगी या मेरा कंपैरिजन आपसे होगा, तो दो पर्सन के बीच में होगा या फिर दो आर्टिकल्स के बीच में होगा। समझ में आ रही मेरी बात, क्लियर हो रहा है? तो हमेशा याद रखिएगा कंपैरिजन शुड बी डन इन इक्वल ऑब्जेक्ट्स, और यही इसी तरीके के एग्जांपल बहुत ज्यादा आते हैं। लिखा हुआ रहेगा द स्टूडेंट्स ऑफ आई आई एम कोलकाता, ठीक है, द स्टूडेंट्स ऑफ आई आई एम कैलकाटा, ठीक है, आर ब्रिलियंट, आर मोर हार्ड वर्किंग, द स्टूडेंट्स ऑफ आई आई एम कोलकाता आर मोर हार्ड वर्किंग देन आई आई एम, क्या बोल सकते हैं, आई आई एम त्रिवेंद्रम, कुछ इस तरीके से। तो ये गलत है ना, क्योंकि दो आईआईएम के बीच में आपका कंपैरिजन नहीं हो रहा है, दोनों आईआईएम के स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। यहां भी बिल्कुल वही है, एप्पल्स ऑफ कश्मीर आर स्वीटर देन कोलकाता, गलत है ना, क्योंकि हम कश्मीर का कंपैरिजन कोलकाता से नहीं कर रहे हैं, हम कश्मीर के एप्पल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं कोलकाता के एप्पल से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? कोलकाता के एप्पल से कश्मीर के एप्पल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब कंपैरिजन हमारा प्लेसेस में नहीं हो रहा, कंपैरिजन हमारा आर्टिकल्स में हो रहा है, एप्पल्स में हो रहा है। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा ये हमारा गलत है, क्या बोलेंगे, एप्पल्स ऑफ कश्मीर आर स्वीटर देन
एप्पल्स ऑफ कोलकाता, ये भी सही है, ठीक है। या फिर बार बार एप्पल्स नहीं लिख करके आपने क्या लिख दिया, दोज ऑफ कोलकाता, ये भी सही है। और आपने लास्ट में लिख दिया कोलकाताज, ये भी सही होगा, लेकिन इसको ना लिखना ही बेटर होगा, इसको ना लिखना ही बेटर होगा, इसलिए क्योंकि यहां पे किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, एप्पल्स ऑफ कश्मीर, तो जाहिर सी बात है लास्ट में भी जब आप लिखोगे तो इसी फॉर्मेट में लिखना जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। अगर वहां पे लिखा हुआ रहेगा मोहन्स शर्ट इज बेटर देन द शर्ट ऑफ माइन, तब ये गलत हो जाएगा। मोहन शर्ट इज बेटर देन द शर्ट ऑफ रमेश, तब यहां पे शर्ट ऑफ रमेश नहीं लिखेंगे, तब यहां पे लिखना पड़ेगा रमेश शर्ट, ठीक है। समझ में आ रही है बात? जैसे मोहन शर्ट इज बेटर देन सोहंस, गलत है ये पे, क्या पे लिखो सर, ये सही है, मोहन शर्ट इज बेटर देन सोहंस, तब ये सही है। लेकिन अगर आप लिखें कि मोहन शर्ट इज बेटर देन शर्ट ऑफ सोहन, तब ये थोड़ा सा ऑड लगेगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस फॉर्मेट में पहला वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दूसरी फॉर्मेट में आपको दूसरा वाला एक्सप्रेशन भी लिखना है। गेटिंग माय पॉइंट? इतना क्लियर हो गया? तो ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर आपकी स्पेशली बैंकिंग में ये बहुत ज्यादा आता है, इसलिए इसको कृपया ध्यान दीजिएगा आप सारे के सारे लोग, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? ऑल राइट, समझ में आ ही नहीं रहा ये क्या, यहाँ पे कितने बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलो भाई धीरे 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 आप लोग जोड़ते रहिएगा। नेक्स्ट ये देखिए, ये बहुत ही जरूरी एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, 10 सेकंड लगेंगे, याद रखिएगा। अभी हमारे सामने जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा है कि सर लॉकडाउन के बाद क्या लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट जॉब पाना आसान रहेगा या फिर मुश्किल रहेगा? क्या वैकेंसीज निकलेंगी या फिर वैकेंसीज नहीं निकल पाएंगी? गवर्नमेंट क्या एसबीआई पीओ का जो इंपेंडिंग एक वैकेंसी, क्या उसको गवर्नमेंट उसको इतने ज्यादा वैकेंसीज निकालेगी नहीं निकालेगी? इसके आगे का आईबीपीएस का कैलेंडर क्या होगा? इन सारी बातों पर डिस्कशन होगा, और डिस्कशन जो है बहुत ही वेल रिनाउंड जो है पर्सन कर रहे हैं। आलोक बंसल सर कर रहे हैं जो काफी जॉब इंटरव्यूज लेते हैं, प्लस उनके साथ दिनेश नागपाल जी कर रहे हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप जान सकते हो। तो इन दोनों का एक क्या बोल सकते हैं, एक कांग्रेगेशन रहेगा, इन दोनों का एक पार्टिसिपेटेड इवेंट रहेगा, और आप इस फ्री सेमिनार को फ्री तरीके से जो आप इसको अवेल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ विजिट करना है adda247.com पे, और जाकर के वहां पे जैसे आप जाइएगा इसके नीचे एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को फिल करना है, और फिल करते ही आप फ्री इस पर्टिकुलर वेबिनार पे आप इस सेमिनार को जो है आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, आपके करियर से जुड़ा हुआ, शाम को 7 बजे। ऑलराइट, आगे रूल नंबर 4, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है। तो ये जो रूल नंबर 3 और 4 है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही आपके बैंकिंग एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा आते हैं। रूल नंबर 3 भी काफी ज्यादा आता है, रूल नंबर 4 भी बहुत ज्यादा आता है, इसलिए ध्यान रखना। क्या बोला गया है? डबल कंपैरेटिव्स आर नॉट अलाउड इन अ सेंटेंस। किसी भी एक सेंटेंस में हम 2 कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब क्या हो गया? एक ही सेंटेंस में हम 2 बार ईआर या 2 बार मोर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, या 1 बार मोर 1 बार ईआर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब क्या हो रहा है कि 2 वर्ड्स एक सेंटेंस में कभी ऐसे नहीं होने चाहिए जो दोनों कंपैरेटिव डिग्री शो करें। जैसे द पेशेंट इज मच बेटर टुडे, द पेशेंट इज मच, ये भी आपका आ गया कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड, ठीक है। और बेटर, ये भी आपका आ गया कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड। तो जाहिर सी बात है मोर या मच जो लिखा हो रहेगा उसको गलत कर देंगे, केवल बेटर हम यहां पे सही कर देंगे। समझ में मेरी बात आ रही है? क्लियर हो रहा है? द पेशेंट इज फार बेटर टुडे, तो ये फार बेटर भी गलत है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता है। बेटर का मतलब ये हो रहा है कि लास्ट डे से अच्छा होगा, तो फार बेटर मतलब लास्ट डे से बहुत अच्छा होगा, इसका मीनिंग कुछ नहीं है। लास्ट डे से अच्छा होना और लास्ट डे से बहुत अच्छा होना, इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जो डबल कंपैरिजन, और हमेशा ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा मोर बेटर, है ना, यही वाला एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा आता है आपके एग्जाम में। मोर बेटर, मच बेटर, यही दोनों एक्सप्रेशंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। तो याद रखिएगा, हम वहां पे मोर या मच हटा देते हैं और केवल वहां पे हम क्या इस्तेमाल कर देंगे? बेटर वर्ड इस्तेमाल कर देंगे, बस, और कुछ आपको नहीं करना है। रूल नंबर 4 कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये 2 रूल बहुत याद रखिएगा। अब तक हम लोगों ने कितने रूल पढ़े? अब तक हम लोगों ने 4 रूल पढ़े। एक बार फट से जल्दी से 2 सेकंड में हम लोग रिकैप कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये रहा पहला रूल, ठीक है, जहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जहां पे हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोनाउन अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में एंड में रहा तो उसको हम किस में लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ठीक। पहला रूल ये आ गया। दूसरा रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पॉजिटिव डिग्री का जो स्ट्रक्चर है, एज दोनों तरफ और बीच में एडजेक्टिव, ये बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। कोई दोनों एज में से एक भी एज अगर गड़बड़, खत्म कहानी। तीसरा रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा? कंपैरिजन इक्वल ऑब्जेक्ट्स के बीच में होना चाहिए। मतलब एकदम ये आप जरूर चेक करना कि क्या जिन दोनों चीजों में कंपैरिजन हो रहा है क्या वो दोनों इक्वल स्टैंडर्ड के हैं, इक्वल लेवल के हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है तीसरा। और चौथा रूल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि डबल कंपैरेटिव्स भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? 5वां रूल।
वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज्यादातर आपके एसएससी में बहुत ज्यादा आता है, बैंकिंग में इतना ज्यादा ये एरर करेक्शन आता नहीं है, लेकिन क्या पता भाई, ठीक है, आप बहुत लकी इंसान है, आप तो बहुत लकी इंसान है ना, ठीक है, जो कहीं भी नहीं आता वो हो सकता है आप में आ जाए, वो हो सकता है मेरे में भी आ जाए, है ना। तो भाई ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए तुरंत के तुरंत क्या करना है, इसको भी अटेंड कर लेना, ये क्या बोला जा रहा है। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, द प्लस मोस्ट या ईएसटी और ये एडजेक्टिव, ठीक है, ये किसका आपका पैटर्न होता है, ये पैटर्न होता है सुपरलेटिव डिग्री का, राइट। इसका मतलब होता है कि सुपरलेटिव डिग्री में एक द लगना आपका मैंडेटरी है, बिना द के आप सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को कभी भी नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन यहां बताया गया है कि कंपैरेटिव डिग्री में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, द, कंपैरेटिव डिग्री में भी आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किस केस में करेंगे वो केस यहां बताया गया है। व्हाइल मेकिंग कंपैरिजंस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज में, अगर केवल दो चीजों में कंपैरिजन, व्हाइल मेकिंग कंपैरिजन, चॉइसेस अगर आपको दो चीजों में करनी है, कोई दो चीज है, दो चीज में ही एक को आपको बेहतर बताना है, दो चीज में ही आपको एक को बेहतर बताना है, तो फिर उसको आपको एक को आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको द प्लस क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे शी इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू सिस्टर, दो सिस्टर्स हैं, दोनों में से ज्यादा टॉल कौन सी है, दोनों में से ज्यादा टॉल कौन सी है, तो ये बताने के लिए जब भी आप दो चीजों में सिलेक्शन कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, सिलेक्शन के लिए जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्शन के लिए कंपैरेटिव डिग्री जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ ये द हमेशा आएगा, ये एसएससी का इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। तो शी इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू सिस्टर के बदले क्या हो जाएगा, ये द तो सही है, लेकिन ये टॉलेस्ट गलत हो गया, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, शी इज द टॉलर, यहां पे सही हो जाएगा। और इसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट होता है द, ठीक है, उसके बाद आपका ईआर वाला, फिर आपका एडजेक्टिव, ईआर और एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव प्लस ईआर लिखना पड़ेगा, द प्लस एडजेक्टिव प्लस ईआर, ये वाला फॉर्मेट आया, ठीक है। उसके बाद फिर ऑफ लिखते हैं, फिर उसके बाद द लिखते हैं, और उसके बाद इधर जो भी लिखना हो लिखते हैं, ठीक है। ये होता है तरीका। जैसे मैंने बोला मोहन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स, तब हम क्या बोलेंगे, मोहन इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू ब्रदर्स। जब भी ऐसे टू लिखा हुआ रहेगा, ऐसे बिल्कुल आपको कुछ घबराना नहीं है, ऑलरेडी यहां पे टू लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। उन दोनों में से अगर एक को आपको सेलेक्ट करना है, तब आप वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, द तो लिखेंगे, लेकिन द के साथ कंपैरेटिव डिग्री वर्ड्स। क्लियर हो गया भाई। 750 प्लस अभी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, शेयर करते रहिएगा इस पर्टिकुलर सेशन को, याद रखिएगा। और जितने बच्चे अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 12 बजे आशीष सर के सेशन में भी जुड़ना है आप सबको, ठीक है, 12 बजे आशीष सर के सेशन में भी जुड़ेगा। आज नेशनल पार्क जो है वो आशीष सर लेकर के आ रहे हैं आप सबके लिए, नेशनल पार्क का एक सेशन लेकर के आ रहे हैं 12 बजे आशीष, ठीक है। चलो रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 देखो क्या बोला जा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा ये सेंटेंस है। हमने जनरली ये पढ़ा है अभी तक कि राम इज more hard working Ram is stronger than, एक का नाम लेता हूं मैं, स्वाति, ठीक है, राम इज स्ट्रॉन्गर देन स्वाति। अब तक हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा है कि भाई देखो स्ट्रॉन्गर, ये देन आ गया तो ये ईआर आ गया, दोनों में सही से पढ़ा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग लोगों की एक क्वालिटी का यहां पे कंपैरिजन हो रहा है। मतलब लोग अलग अलग हैं, चीजें अलग अलग हैं, आर्टिकल्स अलग अलग हैं, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग पर्संस, अलग अलग आर्टिकल्स के सिंगल कॉमन क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो लिखने का तरीका क्या होता है, ईआर प्लस देन, यही होता है ना, ऐसे ही लिखते हैं आप, ठीक है। स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, दिस बिल्डिंग इज बिगर देन दैट बिल्डिंग, मतलब क्या होता है, आप क्या इस्तेमाल करते हैं, ईआर और उसके बाद देन लिख देते हैं। लेकिन रूल बता रहा है ये कि हो सकता है ऐसा भी हो कि आप एक ही इंसान के दो अलग अलग क्वालिटीज के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं। मैंने आपको बोला राम इज स्ट्रॉन्गर देन स्वाति, यहां पे दो अलग अलग लोगों की क्वालिटी एक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि राम के ही दो अलग अलग क्वालिटीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि राम जो है स्ट्रॉन्गर से ज्यादा क्या है, राम स्ट्रॉन्गर से ज्यादा हार्ड वर्किंग है, राम इज स्ट्रॉन्गर देन हार्ड वर्किंग। क्या लिखेंगे, राम इज स्ट्रॉन्गर देन लेबोरियस, ठीक है। अब देखो राम आदमी एक ही है लेकिन क्वालिटी दो हो गए,
एक तो स्ट्रॉन्गर और दूसरा लेबोरियस, दो अलग अलग क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि लेबोरियस भी है और काफी मजबूत भी है, काफी स्टाउट भी है, ठीक है। अब दोनों में से ज्यादा कौन सा, ये कंपैरिजन हो रहा है। तो याद रखना, जब भी एक ही इंसान के दो अलग अलग क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन होता है, तब हम कभी भी ER प्लस देन वाला फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं करते हैं। तब हम कौन सा वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं? तब हम लिखते हैं मोर प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। और वो भी कौन सा एडजेक्टिव? पॉजिटिव, ठीक है। और प्लस उसके बाद देन, ये वाला फॉर्मेट हम इस्तेमाल करते हैं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव और उसके बाद हम देन का इस्तेमाल करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इतना क्लियर हो गया? जैसे देखो, ही इज लकियर, तो देखो लकियर एक एडजेक्टिव और दूसरा एडजेक्टिव हार्ड वर्किंग, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ये ईयर वाला फॉर्म हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? ही इज मोर लकी देन हार्ड वर्किंग। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया? ही इज मोर लकी देन हार्ड वर्किंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आपके एसएससी में भी आता है, ये आपके बैंकिंग में भी आता है, सो दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर हो गया? ऑल राइट, मोर स्ट्रॉन्ग, हाँ बिल्कुल सही है, वो सारे आप लोग सही बोल रहे हो, समझ गए हो, बिल्कुल समझ गए हो आप लोग, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े भाई, रूल नंबर 7, ये रहा रूल नंबर 7। ये वाला ज्यादातर आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट में आता है। ये वाला ज्यादातर किस में आता है? फ्रेज रिप्लेसमेंट में आता है। ये जो रूल नंबर 7 है ना, ये ज्यादातर आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट में आता है, ठीक। एरर करेक्शंस में इतना नहीं आता। फ्रेज रिप्लेसमेंट या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन दोनों में ज्यादा आता है। क्या बोला जा रहा है? अगर किसी पॉजिटिव डिग्री का कोई सेंटेंस और उसमें नॉट लगा हुआ हो, जैसे मैंने बोला शी इज नॉट एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर, ठीक है। वो अपनी डिग्री के सेंटेंस में क्या लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ है। सो इनके चाहिए, तो अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नॉट लिखा हुआ है, तो याद रखना जो पहला एज होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, किससे? सो से रिप्लेस कर देते हैं। इसका मतलब ये जो एज आपका लिखा हुआ है, ये वाला जो एज है, ये गलत होगा और इसकी जगह क्या हो जाएगा? इसकी जगह आपका सो वर्ड ऐड हो जाएगा। मतलब शी इज नॉट सो ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर। समझ में आ रही है बात? इतना क्लियर हो गया कि पॉजिटिव डिग्री का अगर कोई सेंटेंस हो और ठीक पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में अगर कोई नॉट वहां पे लिखा गया हो, तो जो पहला एज होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। किस चीज से? उसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, किससे? सो से रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर हो गया? जैसे एक बात बताओ, इसका आंसर बताओ। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, मुंबई इंडियंस आर नॉट एज कंसिस्टेंट एज द चेन्नई सुपर किंग्स, इसका आंसर क्या होगा? एक बार मुझे जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा? क्या गलत है इसमें? ठीक है, क्या गलत है? जल्दी से मुझे बताओ। कम ऑन। नेहा सिंह, क्या हो गया भाई? किसको ब्लॉक कर रहे हो सब? हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो इस सेंटेंस में दो गलतियां हैं। पहली गलती मैं पकड़ लेता हूं, एज कंसिस्टेंट एज लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री और यहां पे नॉट भी है, यहां पे क्या है आपका? नॉट भी दिया हुआ है, तो ये एज नहीं होगा और इसकी जगह क्या हो जाएगा? इसकी जगह आपका सो हो जाएगा। तो ये तो पहली गलती हो गई। क्या दूसरी गलती कोई लिखोगे? क्या दूसरी गलती कोई फाइंड आउट कर सकता है? व्हाट इज द सेकंड एरर? क्या दूसरी इसमें कोई एरर है? व्हाट इज द सेकंड एरर? जल्दी बताओ। देखो याद रखना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एडजेक्टिव के सारे, ऑल दोज रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बैंकिंग एग्जामिनेशंस, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, एसबीआई का एग्जामिनेशन हो, कोई भी आईबीपीएस का एग्जामिनेशन हो, आरबीआई का एग्जामिनेशन हो, बैंक के जितने भी आपके एग्जामिनेशन है, एडजेक्टिव चैप्टर में से अगर कोई एरर आता है तो इसी में से आता है, ये याद रखिएगा। इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से एक बार शेयर करिएगा, याद रखिए। वही 750 के आसपास हम लोग अटक गए, है ना। मुंबई इंडियन क्या लिखो? आर नहीं, इज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अरे शानदार यार, ब्रिलियंट बंच ऑफ पीपल यू ऑल आर, है ना। तो देखो आर नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्यों इज होगा? इसलिए क्योंकि मुंबई इंडियंस वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक टीम का नाम है ना, मुंबई इंडियंस, है ना। आगे बढ़े भाई, रूल नंबर 7 हो गया। रूल नंबर 8 की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर सारे रूल ही को तो कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं, सारे रूल को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कहा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 8 को हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है?
जितने भी IOR वाले वर्ड्स हैं, ठीक है, IOR वाले वर्ड्स, मैंने भी कहा था, क्या कहा था कि कंपैरेटिव डिग्री जो होते हैं, कंपैरिजन के लिए हम लोग क्या शो करते हैं, देन शो करते हैं। और तभी हो सकता है कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन फूट रहा ही होगा कि सर कभी कभी टू भी तो आता है। तो मैंने आपसे क्या कहा, एक्सेप्शन अलग है, ठीक है, जिनके साथ टू आएगा वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन बेसिक याद करना कि अगर देन है तो वो कंपैरिजन है, बिल्कुल कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। अब देखो कहां कहां पे टू आएगा। अगर कोई एडजेक्टिव IOR में एंड हो रहा है, जैसे इंफीरियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, पोस्टीरियर, जूनियर, सीनियर, ठीक है, प्रायर, प्रेफर, ओल्डर, एल्डर, इन सब के बाद जो है हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टू इस्तेमाल करेंगे, देन इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। हम देन कभी नहीं बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं ही इज सुपीरियर देन मी, तो ये गलत है, क्या हो जाएगा, सुपीरियर टू, ठीक है। दिस एम्प्लॉय, ठीक है, द ओल्ड एम्प्लॉय इज सीनियर टू हिम, ये सीनियर देन हिम, ये गलत हो गया, क्या बोलेंगे, सीनियर टू हिम। समझ में बात आ रही है। तो जितने भी IOR वाले वर्ड हैं, इन सब के बाद हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। सिर्फ ओल्डर के बाद हम क्या लगाएंगे, देन। सिर्फ ओल्डर के बाद हम क्या लगाएंगे, हम देन लगाएंगे। तो सारे इंफॉर्मेशन मैं यहां पे आपको दे दे रहा हूं, सारा इंफॉर्मेशन। आपके मन में कोई भी जो है वो क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा कि सर इसका आंसर क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा। नहीं हो सकता है कुछ लोग बोले कि सर ओल्डर के बाद तो इतना होता है, तो ये देख लो, ओल्डर के बाद मैंने आपको लिख दिया है कि ओल्डर के बाद क्या होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं उनके बाद हम हमेशा देन यूज करेंगे, ओल्डर के बाद हम हमेशा, सॉरी, इन सब के बाद हम टू इस्तेमाल करेंगे, और ओल्डर के बाद हम हमेशा देन लिखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये जितने भी अभी वर्ड्स लिखे गए हो, इंफीरियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ये सारे वर्ड्स, और एक्सट्रीम, एब्सोल्यूट, होल, कंप्लीट, परफेक्ट, आइडियल, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप, इन सबको हम मोर और मोस्ट के साथ यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि हम कभी नहीं बोल सकते कि दिस बिहेवियर इज मोर एक्सट्रीम देन दैट बिहेवियर, नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम का मतलब ये होता है एकदम फाइनल, एकदम लास्ट। अगर मैं बोलूं कि दिस इज मोर कंप्लीट, तो क्या मोर कंप्लीट का कोई मतलब होता है, कंप्लीट मतलब तो कंप्लीट, फिर मोर कंप्लीट क्या होता है, परफेक्ट का मतलब, मैंने टेंस में क्या बोला था कि काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अधूरा नहीं है। सो मोर परफेक्ट, अगर मैं बोलूं राम इज मोर परफेक्ट देन श्याम, क्या मतलब है इसका, कोई मतलब ही नहीं है। और ज्योमेट्रिकल शेप के आगे भी नहीं लगता। जैसे मैंने बोला कि हर हेड इज मोर राउंड देन माई हेड, ठीक है, मैंने बोला हर हेड इज मोर राउंड देन माई हेड, मतलब उसका जो सर है वो ज्यादा गोल है मेरे सर से। तो ज्यादा गोल का मतलब क्या होता है, इफ समथिंग इज राउंड इट इज राउंड। ज्यादा गोल का मतलब, स्क्वायर का मतलब बिल्कुल स्क्वायर है 90 डिग्री। अगर मैं बोलूं ज्यादा स्क्वायर, तो ज्यादा स्क्वायर होने का मतलब तो स्क्वायर नहीं रहा, फिर कम स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर नहीं रहा। तो ये जितने भी वर्ड्स आपके IOR में लिखे हुए हैं, या ये जितने भी आइडियल, एक्सट्रीम, एब्सोल्यूट, होल, ठीक है, सुप्रीम भी हो गया, ठीक है, ये सारे ऑल हो गया, ये जितने भी वर्ड्स आपके लिखे गए हैं, और कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप जो हो गया, ये कभी भी मोर या मोस्ट के साथ नहीं लिखा जाता। ये रूल आ गया। और दूसरा रूल क्या था कि जितने भी IOR वाले वर्ड्स हैं, इंफीरियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, जूनियर से जितने भी लिखे गए, सबके बाद टू आएगा। प्रेफर और प्रेफरेबल, इनके बाद भी टू आएगा। सिर्फ ओल्डर के बाद देन आएगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात भाई। 750 बच्चे जो हैं यहां पे देख रहे हैं, लेकिन अब हमको दिखाई नहीं दे रहा कितने हैं। 700 के आसपास लाइक्स है, तो लग रहा है कि 700 से प्लस बच्चे तो यहां पे जरूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े रूल नंबर 9 की तरफ। अच्छा, रूल नंबर 9 में मैंने वही रिपीट कर दिया है, सो सॉरी। बस भाई रूल नंबर 9 में हम लोगों ने वही रिपीट कर दिया, तो बस कुछ नहीं है, वही रिपीटेड है। रूल नंबर 8 और 9 रूल नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट रूल्स और बसते हैं आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है। 50 ऑलरेडी हो चुका है, याद रखिएगा। 11 बजे से आपके सौरभ सर आने वाले हैं रीजनिंग की क्लास लेकर के, ठीक है। और 12 बजे से याद रखिएगा, 12 बजे से 2 धमाका होने वाला। पहला धमाका तो यह है कि 12 बजे जो है वो आपका आशीष सर जुड़ेंगे आज नेशनल पार्क का एक सेशन लेकर के। नेशनल पार्क का एक सेशन लेकर के आज आपके साथ जुड़ेंगे यूट्यूब पे 12 बजे। तो सर के साथ जुड़ना मत भूलिएगा 12 बजे। और 12 बजे मेरे साथ उड़ान बैच भी आपको ज्वाइन करना है। इस बैच में भी आज आपको ज्वाइन करना है। पहली क्लास है और आप देख सकते हैं पहले क्लास में हम लोग धमाकेदार विस्फोट करेंगे। उस पर्टिकुलर पहले क्लास में समझ में आएगा क्या है। आज ही लास्ट डे है। अभी टाइम क्या हो रहा है, 11 बज रहे हैं ऑलमोस्ट जो है, ठीक है। तो 1 घंटा बाकी है। 1 घंटे के बाद 12 बजे के बाद ये लिंक जो है वो एक्टिव शायद ना रहे, इसलिए 12 बजे तक जितना ज्यादा लोग जो है इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। शेयर करिएगा
इस पर्टिकुलर बैच के बारे में लोगों को बताइएगा कि बेसिक और फाउंडेशन स्टार्ट करते हुए हम लोग जाएंगे। मजा आएगा इस पर्टिकुलर बैच में, एक बार भरोसा करके तो देखिए। और ऐप के थ्रू ही जाना बच्चों, याद रखना ऐप के थ्रू ही आप एडमिशन लेना इस पर्टिकुलर बैच में। Y194 कोड इस्तेमाल करके 35% का आपको एग्रीगेट डिस्काउंट मिलेगा। 518 रुपीज में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इस सेशन को अभी हम वाइंड अप करते हैं और उसके बाद 12 बजे की मुलाकात होगी जितने भी बच्चे हैं उन सबसे इस पर्टिकुलर बैच में। ऑलराइट भाई, बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है। टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं सेम ऐप के थ्रू। Y194 कोड अप्लाई करके मिनिमल प्राइस में आप इस टेस्ट सीरीज को, क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन एयर्स हैं उन सबको आप जो है वो अवेल कर सकते हैं। दिन भर टेस्ट देते रहिए, बैचेस ज्वाइन करते रहिए, पढ़ाई करिए। फॉर्म्स तो निकलने ही निकलने हैं, याद रखिएगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशंस आए बाजी आप ही को मारनी है, बस याद रखिएगा। ठीक है, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है। सेशन को शेयर जरूर करना है, याद रखिएगा, और एक बार लाइक जरूर करिएगा। जितने बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। और विश करने के लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी तरीके से प्यार, इसी तरीके से सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। हम लोगों को भी आसमान छूना है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।